चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक आपको बहुत ही बेहतरी से प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया। उसके पहले हमने इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हर चीज़ आपको समझाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लेक्चर में हमने इलेक्शन कमीशन से शुरुआत की थी और उसके बाद आज हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में समझेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। वही कमीशन जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, आप जिस भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस, या फिर आप सेंट्रल सर्विसेज में जाएं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, बहुत सी सर्विसेज हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की। तो ये वही यूपीएससी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा जब आपकी तैयारी होती है और जब आप कंपटीशन फाइट करके मेरिट के बेसिस पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हैं। आज इसी यूपीएससी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एसपीएससीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। पहला हमारा जो लेक्चर डिवोटेड रहेगा वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को डिवोटेड रहेगा। उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सी चीज़ें रेपिटेटिव हो जाएंगी, उन्हें करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम यूपीएससी की प्रक्रियाओं को बेहतरी से समझ लेंगे। जब हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, इसे हम मल्टीपल एस्पेक्ट से कवर करेंगे। आपको एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारे चैप्टर होंगे वो पब्लिक सर्विसेज पे होंगे। आज हम एक कमीशन की बात करेंगे जो कि पब्लिक सर्विसेज से जुड़ा हुआ कमीशन है, दैट इज़ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन हम पर्टिकुलरली पब्लिक सर्विसेज की भी बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी भी जगह है, उसके आर्टिकल्स अलग से हैं। तो पब्लिक सर्विसेज बेहतर समझ आए यूपीएससी के वाया, इसलिए यूपीएससी को मल्टीपल एस्पेक्ट से हम टारगेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, यूनियन पब्लिक सर्विस मेंबर्स रेगुलेशन 1969 में क्या प्रोविजंस हैं, इनको तो हम समझेंगे ही, किस पर्पस से ये प्रोविजंस हैं हम उनको भी समझेंगे। प्रोविजंस को हम हर बार की तरह, जैसे हमारा तरीका है पढ़ने का कि हम पर्पस पे फोकस ज़्यादा करते हैं, इसलिए प्रोविजंस को रट्टा नहीं मारेंगे, हम कभी भी नहीं मारते। यदि आपने चीज़ों का पर्पस समझ लिया, मुझे नहीं लगता है कि आपको एग्ज़ाम में तुक्का मारने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर रट्टा मार के कोई चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो कि रह भी नहीं सकती। सिलेबस बहुत वास्ट है। चीज़ों का पर्पस समझ आना चाहिए। पढ़ने का पर्पस भी वही है, पढ़ना भी इसलिए ही चाहिए, वरना पढ़ने का भी कोई उद्देश्य नहीं यदि आपको उन प्रावधानों के उद्देश्य का ही नहीं पता। तो उस पर्पस से हम पढ़ेंगे। देखिए, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि संविधान किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके प्रिएम्बल को यदि देखें तो उसमें बात जस्टिस की आती है। जस्टिस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात करता है। वो डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर स्टेट की बात करता है। अब अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाएं तो ऐसा पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेट डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, उसमें चुनाव की प्रक्रिया हो, जो लोग इंस्टीट्यूशंस को होल्ड करें, देश के लिए लॉज, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस बनाएं, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन उनके लिए भी दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, और वो ये हैं कि देश वेलफेयर होना चाहिए। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि सरकारों पर ये जिम्मेदारियां हैं संविधान के द्वारा, देश के तंत्र पर ये जिम्मेदारियां हैं कि जो देश के नागरिक हैं उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी डेवलपमेंट, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों की व्यवस्था की जाए। उनके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, थ्रेट फ्री, सेफ, सिक्योर और पीसफुल लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए।
ये सारे प्रावधान संविधान के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नज़र आते हैं। मैंने अभी प्रियम्बल का जिक्र किया, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से भी ये दिखता है। आर्टिकल 21 की लगातार जुडिशरी के द्वारा की गई इंटरप्रिटेशंस और पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट के तहत उसके साथ जोड़े गए कुछ आर्टिकल्स के तहत ये समझ आता है कि आर्टिकल 21 अपने आप में राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का जिक्र जब करता है तो उस डिग्निफाइड लाइफ में वो बहुत सारे एलिमेंट ऐड करता है, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे हथकड़ियों को लेकर के आपके अधिकार हो, चाहे कहीं आने जाने के आपके अधिकार हों, जैसे आप विदेश ही जाना चाहते हैं। बहुत से अधिकार हैं जो उस एक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत अनुच्छेद 21 में ही सुनिश्चित हो जाते हैं। वो भी वेलफेयर स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को अगर हम देखें, वो तो स्ट्रांगली वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं। हमें अपने हेरिटेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, फ्री लीगल एड का प्रोविज़न होना चाहिए उनके लिए जो लीगल सर्विसेज अपने लिए अवेल नहीं कर सकते, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और भी तमाम प्रावधान हमने पॉलिटिक्स में आपको पढ़ाया है। तो जब एक वेलफेयर स्टेट की बात होती है और कॉन्स्टिट्यूशन की या का एक विज़न होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो अलग अलग आर्टिकल्स, उनके तहत आने वाली इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस को होल्ड करने वालों को जो पावर्स दी गई हैं, जो फंक्शंस दिया गया है, उनके वाया कॉन्स्टिट्यूशन का वो विज़न, कॉन्स्टिट्यूशन का वो एम, वो ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूट होता रहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करे कि समय दर समय कॉन्स्टिट्यूशन का वो विज़न, वो एम, वो ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन वो प्रिंसिपल्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ संस्थाएं स्वयं ही तैयार की हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां जुडिशरी को दी गई हैं कि जुडिशरी इस बात को देखे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर ही काम करे, संवैधानिक प्रक्रियाओं की मान्यता को बनाए रखे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसे भी इस तरह की शक्तियां दी गई कि भारत का एक लोकतांत्रिक चरित्र बना रहे, इस बात का ख्याल रखा जाए कि सभी को अपने नेता चुनने की, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने की और ख़ुद चुनाव में खड़े होने की आज़ादियाँ हमेशा प्राप्त होती रहें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो इम्पार्शियल एटमॉस्फेयर में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पे मैं अभी आता हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, जिस पर ये दायित्व दिए गए कि वो इस बात का ख्याल रखें कि जो देश की जनता कर देती है, टैक्सेस देती है, जो देश के संसाधनों से सरकार पैसा कमाती है देश के लिए, वो क्या सही ढंग से देश के हित में इस्तेमाल हो रहा है? उस पैसे से कोई निजी लाभ तो नहीं ले रहा है? क्या वो देश की जनता के प्रति समर्पित है पैसा? क्या जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है वो पब्लिक पे ही लग रहा है कि नहीं? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है। कोई भी अगर उसमें उसे एनोमलीज़ नज़र आती हैं तो वो उसे रिपोर्ट करता है। बहुत शक्तियाँ दी गई हैं। और इसी तरह से यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे एक तरफ शासन होता है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रशासन भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, शासन सुशासन भी हो जाता है अपनी नीतियों की वजह से और कुशासन भी हो जाता है अपनी नीतियों की वजह से। उदाहरण के तौर पर मैं अपने घर का उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, उनके द्वारा बनाई गई कुछ नीतियाँ हैं। उन नीतियों से ये स्थापित होता है कि भाई हमारे घर का शासन कैसा है, शासन कुशासन है या सुशासन है। अब मान लीजिए कि शासन यह कहता है कि कोई भी द्वार पर यदि आता है और वह यदि प्यासा है, पानी मांगता है, पानी की सेवा की जाए, उसे प्यासा ना जाने दिया जाए, ऐसा शासन कहता है। तो देखने में यही लगता है कि यह सुशासन भी है, लेकिन अंततः पानी मुझे पिलाना है, मैं एग्जीक्यूटर हूँ। शासन के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन नीतियों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासन पर रहती है। वो मुझ पर है, प्रशासन पे। पानी का गिलास भर करके मैं ही उसकी तरफ लेकर के जाऊंगा और उसे पानी पिलाऊंगा। शासन ने तो मुझे वो कमांड दी है, शासन मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है, लेकिन एट द एंड प्रैक्टिकली उस चीज़ का एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
किसी पर है, वो मैं हूँ प्रशासन। अब सोच करके देखिए, यदि कि मैं शासन की उन चीज़ों को सही रूप में ज़मीन पे उतारूँ ही ना, या मैं शासन के कहने से बाहर चलूँ, प्रशासन अपनी धुन में चल रहा है, प्रशासन करप्ट है, तो भी शासन सुशासन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंततः द्वार पर खड़े उस शख्स को पानी नहीं मिलेगा। तो उसे क्या लाभ कि आपके घर की नीतियाँ क्या ही हैं, कितनी अच्छी नीतियाँ हैं, वो इसे कुशासन ही कहेगा, क्योंकि शासन प्रशासन से वो करवा नहीं पाया जो शासन की नीतियाँ कहती थी। इसलिए अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में आप चुन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और जिनके माध्यम से आगे सरकार बनती है। सरकार की जिम्मेदारी है देश को एक शासन देने की, एक रूल देने की। अब वो रूल गुड है या बैड है, वो सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। सरकार बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट से, जुडिशरी की डिफरेंट ऑर्डर से, और पार्लियामेंट में बने हुए लॉज एंड रेगुलेशन से, कंट्री के कस्टम कल्चर से। तो गवर्नमेंट तो बाउंड है इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं इन पे तय होता है कि सुशासन है कि कुशासन है। अब मान लीजिए कि सरकार ये कहती है कि भाई हमारा सुशासन है, तो सरकार, प्रधानमंत्री, कुछ मंत्री, इनसे मिलकर के एक सरकार बनेगी। लेकिन सरकार का द्वारा जो शासन दिया जा रहा है, सही मायने में ये इसे ज़मीन पे उतारने का काम वो कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, प्रशासन करेगा, जो देश के स्तर पर स्थापित है। उचले स्तर से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के नीचे के स्तर तक, अगर आप पंचायती सेक्रेटरी तक देखें तो एक प्रशासन स्थापित है। इस प्रशासन पर निर्भर करता है कि शासन का सुयोग्य गुण आप तक पहुंचता है कि नहीं, शासन का वो कुरूपित रूप आप तक किस तरह से पहुंचता है, ये प्रशासन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो प्रशासन और शासन को एक साथ चलना है, ये बड़ी चीज़ है। जिस प्रशासन का हम जिक्र कर रहे हैं, उस प्रशासन को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को और उस एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करने वाले लोगों को एनरोल करना, यानी कि अपॉइंट करना, मेंटेन करना, और उस प्रशासन में निष्पक्षता बनाए रखना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, ये ज़िम्मा यूपीएससी पर रहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बड़ी चीज़। अगर देश के स्तर पर बात करें तो वेलफेयर स्टेट के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं भारत में। भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, लैंग्वेज के नाम पर, कस्टम कल्चर के नाम पर, रीजन एथनिसिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर बहुत डाइवर्स है, हर मायने में डाइवर्स है। बहुत ही एक्सपेंस है कंट्री का, बहुत बड़ा है देश, बहुत सारी आइसोलेटेड रीजनल पॉकेट्स हैं। ऐसे देश में शासन को पहुंचाना है उस रूप में जिस रूप में शासन स्वयं को पहुंचाना चाहता है, दूर दराज के लोगों तक, प्रत्येक वर्ग तक, बिना भेदभाव के। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। उस एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए सोचिए। वो हाई ऑन वैल्यूज़, हाई ऑन प्रिंसिपल्स होना चाहिए। इस बात का विचार करिए कि उन्हें किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं होना, उन्हें किसी तरह के पावर पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होना। उन्हें उन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है जो संविधान कहता है, जो देश के कानून कहते हैं, और जो देश का शासन है, जो कि सुशासन ही होना चाहिए। तो उन्हें उसकी पूर्ति करनी है। ऐसे में ही आप इतनी डाइवर्स सोसाइटी को एक यूनिफाइड कंट्री की फॉर्म में बांध के रख सकते हैं। यदि देश के कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र के लोग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि प्रशासन उनके साथ भेदभाव करता है, प्रशासन उन्हें उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करने दे रहा, प्रशासन उन्हें यह महसूस करा रहा है कि वो इस देश के संपूर्ण नागरिक नहीं हैं, उनके पास अधिकारों की कमी है, प्रशासन उन्हें यह महसूस करा रहा है कि वो किसी ना किसी की मर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं अपने सर्वाइवल, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, रिसोर्सेज पे उनका समान अधिकार नहीं है,
तो यदि देश के किसी वर्ग को ऐसा लगता है प्रशासन की कमियों की वजह से, तो ये भी देश की अखंडता पर एक बहुत बड़ा आघात होगा। देश इस वजह से भी अखंड नहीं रह पाएगा। तो यदि देश को यूनिफाइड रखना है, कंट्री की इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, वो भी इस डाइवर्स कैरेक्टर के साथ, तो प्रशासन की गुणवत्ता उतनी होनी जरूरी है। तो सोचिए, इतनी गुणवत्ता से बनी हुई चीज़ के लिए कितनी ज़बरदस्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। और वही प्रक्रिया का पालन करवाने के लिए संविधान चिंतित था, इसलिए उसने संविधान में ही अपने ही द्वारा कुछ संस्थाओं का सृजन किया, जिसमें से एक संस्था की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग, दैट इज़ द यूपीएससी। कितना आवश्यक होगा ये संविधान को, ये कितना महसूस हुआ होगा कि आने वाले समय में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना अनिवार्य है। प्रत्येक नागरिक संविधान की परिधियों के तहत अपना विकास कर सके, अपनी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके, इस राष्ट्र के साथ खुद को जोड़ सके, महसूस कर सके कि हाँ, वह यहीं का नागरिक है, वह राष्ट्रीय है। ये बड़ी बात है। इसके लिए संविधान ने यह ज़रूरी समझा कि एक ऐसी संस्था बनानी अनिवार्य है जो निष्पक्ष तरीके से उस प्रशासन को धारण करने वाले लोगों को चुनेगी, जो लोग प्रशासन के रूप में देश के नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी सर्व करेंगे। यहाँ से आवश्यकताएं आती हैं यूपीएससी की। इसके अलावा भारत का राजनीतिक स्वरूप, चरित्र भी भिन्न है। इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, जिसके तहत डाइवर्सिटी को चेरिश करने के लिए राज्य तो हैं, राज्य की स्वयं की सरकारें भी हैं, जिसका उल्लेख संविधान में ही है, और उन सरकारों का जन्म भी संविधान से ही मिली हुई प्रक्रियाओं के तहत होता है। उन्हें शक्तियाँ भी संविधान से ही मिलती हैं। स्टेट लिस्ट से उन्हें आइटम्स मिलती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दी हुई आइटम्स पे कानून बना सकती हैं राज्य की सरकारें, राज्य की विधायिकाओं के जरिए राज्य के लोग अपनी सरकारों को चुन सकते हैं। तो एक तरफ जहां हमने डाइवर्सिटी को चेरिश किया है, वहीं दूसरी तरफ हमने इस बात को भी संकल्प के तौर पर लिया कि कोई भी डाइवर्सिटी तभी तक एग्जिस्ट कर सकती है जब तक वो खुद को दूसरों से अलग ही ना कर ले। यदि उसने खुद को अलग ही कर लिया तो वो किस कसौटी पे डाइवर्स है? फिर आपके साथ कोई है तो आप उससे भिन्न हैं, आप उससे विविध हैं। जब कोई और है ही नहीं तो काहे की विविधता? ये तो एक आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी हो जाएगी। तो देश की विविधता बनी रहे, डाइवर्सिटी बनी रहे, इसके लिए देश की एकता भी बनी रहनी जरूरी है, यूनिटी भी होनी जरूरी है। इसके लिए संविधान हर उस स्तर पर यह बात सुनिश्चित करता है कि जहाँ जहाँ पर भी देश की अखंडता पर कोई चुनौती आए, वहाँ पर उसने कुछ प्रावधान ऐसे रखे हैं कि वो इंटीग्रिटी को, यूनिटी को फोकस ज़्यादा देता है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है, जिसके तहत वो यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ी शक्तियाँ अधिक दे देता है राज्य के मुकाबले। यूपीएससी उसी का एक स्वरूप भी है, जहाँ नागरिकता के मामले में केंद्र के पास शक्तियाँ अधिक हैं, कैग के मामले में भी केंद्र के पास शक्तियाँ अधिक हैं, संविधान संशोधन के विषय में केंद्र की शक्तियाँ अधिक हैं, बहुत से और मामलों में भी। वहीं यूपीएससी के मामले में भी देखें तो यूपीएससी सिर्फ सेंट्रल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट नहीं करता, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट भी करता है, जिसकी रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी के द्वारा होती है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की रिक्रूटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति ये किसके कहने पे करते हैं? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेंट एडवाइस से। तो वो यूपीएससी जिसका कॉम्पोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जिसके सदस्यों की और जिसके चेयरमैन की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है बाय द वे ऑफ प्रेसिडेंट, वो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा के ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा ऑल इंडिया सर्विसेज कैपेसिटी में, जैसे आईएएस और आईपीएस, जो सर्व राज्यों में जा कर के करेंगे। जैसे कि आईएएस और आईपीएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, उन्हें राज्य वेतन देगा, सैलरीज वो स्टेट से लेंगे, सर्व वो स्टेट में करेंगे, स्टेट की रूल रेगुलेशन से बाउंड होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंट्रोल ऑलवेज रहेगा।
इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या किया गया, इन ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र से बांध दिया गया। राज्य रूपी उन मोतियों को इन सर्विसेज की एक धागे की माला बना दी गई। सर्विसेज धागा हो गई, राज्य मोती हो गए, और केंद्र सरकार इस एक धागे के तहत पूरे राज्यों को मोतियों के रूप में पिरोए रखती है। ऐसे प्रावधान रखे गए कि देश अखंड रहे, राज्य संविधान की मर्यादाओं से चलते रहे। केंद्र सरकार पर कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। संसद में बने कानून राज्यों में पालन किए जाएं, ये ज़रूरी है, और वो पालन तभी होंगे जब राज्यों का संबंध केंद्र से सदैव बना रहेगा। इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट राज्यों में, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यों में, और जैसे इमरजेंसी के प्रावधान। आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी के प्रावधान भी तभी एग्जीक्यूट हो पाते हैं क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की कुछ मशीनरीज और ऑफिसर्स स्टेट्स में ऑलवेज मौजूद रहते हैं। अगर वो ना हो तो फिर आप वो प्रावधान भी शायद ना लागू कर पाएँ आर्टिकल 356 के, और फिर हर बार शायद मिलिट्री शक्तिशाली हो और राज्यों का तख्ता पलट करना चाहे, केंद्र के पास कोई और ज़रिया ही ना रह जाए। और जहाँ एक बार ऐसी चीज़ें इनकलकेट कर दी जाएँ किसी नेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राज्यों का तख्ता पलट होते होते देश का तख्ता भी पलट हो सकता है, और एक सिविलियन गवर्नमेंट से आप मिलिट्री रूल की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद हुए बहुत से मुल्कों में जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की संविधान के तहत, ये हुआ है। मिलिट्री ने वहाँ पर तख्ते पलट किए हैं और लंबे समय तक मिलिट्री का शासन चला। पाकिस्तान में तो ऐसा कई मरतबा हुआ है। तो संविधान ने इसका ध्यान रखते हुए भी यूपीएससी जैसा एक इंस्टीट्यूशन बनाया। बहुत महत्व है इसका, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जन्म संसद के किसी कानून से नहीं होता, यानी कि ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जिसका जन्म किसी स्टैट्यूट बुक से हुआ, विधान की किताब से हुआ, ऐसा नहीं है। इसका जन्म किसी कैबिनेट की काउंसिल की मीटिंग में नहीं हुआ, यानी कि ये कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसका जन्म सीधे संविधान से होता है। इसके लिए आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्ट 14 के तहत, ये बड़ी चीज़ है। आर्टिकल 315 से 323 के तहत, वो मैं अभी कराऊंगा आपको। इसलिए एक संवैधानिक संस्था, इसी से इसकी अपनी एक बहुत ही भिन्न गरिमा भी है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लेक्चर को करने वाले हैं। जब हम यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं तो ये भी समझना ज़रूरी है, यूपीएससी नाम तक, इस जन्म तक ये कैसे पहुंचा, ये कहाँ तक आया, ये समझना ज़रूरी है, जिसे हम अभी समझेंगे। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि आज की यूपीएससी की जब हम बात करते हैं, या आज की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, तो ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मॉडर्न सिविल सर्विसेज, ये जब हम आज का लेक्चर कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज ही पर्टिकुलरली सर्विसेज नहीं हैं जो यूपीएससी जिनके लिए अपॉइंटमेंट्स करता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, सिविल सर्विसेज एक सर्विसेज हैं जिनकी अपॉइंटमेंट यूपीएससी करता है। इसके अलावा बहुत सी और सर्विसेज के लिए भी यूपीएससी अपॉइंटमेंट करता है। मैंने बताया, देश एक वेलफेयर स्टेट है जिसके तहत देश को मेडिकल भी चाहिए, देश को हेल्थ एजुकेशन भी चाहिए, देश को डिफेंस भी तो चाहिए। तो सिविल सर्विसेज के माध्यम से रिक्रूटमेंट्स होती हैं यूपीएससी के द्वारा। डिफेंस सर्विसेज भी होती हैं, जैसे यूपीएससी है जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेता है, जिसे आप आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूपीएससी ही तो है जो एनडीए का एग्ज़ाम लेता है, सीडीएस का एग्ज़ाम लेता है। इसके तहत तो आप डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं। यूपीएससी ही है जो बहुत सी टीचिंग पोजीशंस के लिए भी एग्ज़ाम लेता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी एग्ज़ाम लेता है। यूपीएससी है जो बहुत सी मेडिकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेता है। तो यूपीएससी इन सभी सेवाओं को आपके प्रति अर्पित करता है, आपके लिए नियुक्तियां करके। ऐसी विभिन्न नियुक्तियां यूपीएससी करता रहता है। हमारा फोकस मेनली सिविल सर्विसेज पे रहेगा जब हम यूपीएससी के कंडक्ट, अपॉइंटमेंट, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। थोड़ा इतिहास को समझते हैं कि मॉडर्न यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो इसका रिलेशन ब्रिटिश पीरियड के साथ बनता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। लेकिन अब आप कहें कि उसके पहले भारत में ऐसी प्रशासनिक सेवाएं नहीं थी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन भारत में हमेशा से थी। बड़े बड़े एम्पायर हैं, मौर्य एम्पायर बहुत